नमस्ते एंड वेलकम टू कोविड टॉक्स, एक पहल अनामय हेल्थ अवेयरनेस की ओर से। मैं आपकी होस्ट आकृति। कोविड टॉक्स में आज हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल के जाने माने डेंटल सर्जन डॉक्टर मनीष राय सर। सर आज कोविड एंड ओरल हाइजीन से जुड़े सवालों के उत्तर देंगे। डॉक्टर मनीष राय सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है कोविड टॉक्स पर। थैंक यू। और देर नहीं करते हुए हम चलते हैं उन प्रश्नों की तरफ जो काफी कॉमनली सुने जाते हैं, बट लोगों में अभी तक उस बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो सर, कोविड के ओरल सिम्टम्स क्या होते हैं? जी, कोविड एकदम से आई हुई महामारी है, बहुत नई महामारी है। ये जो बीमारी है ये पहले कभी नहीं थी, अभी इमीडिएटली एकदम से आई है 1 साल पहले। तो यूजुअली जब कोई नई बीमारी आती है तो उसके जो मेजर सिम्टम्स हैं, जैसे कोविड में बुखार है, ड्राई कफ है, थकान है या टेस्ट और स्मेल खत्म हो जाना है, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये पहले पकड़ में आते हैं क्योंकि ये मेजर सिम्टम्स हैं। ओरल सिम्टम्स कोविड के मेजर सिम्टम्स में तो नहीं आते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अगर हम ओरल सिम्टम्स को गिनाने की कोशिश करें, सबसे पहले कोविड का ओरल सिम्टम है ड्राई माउथ, यानी मुंह का सूखना। ये देखा गया है कि कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद मुंह में सलाइवेशन यानी थूक का बनना कम हो जाता है और मुंह सूखने लगता है। बार बार पानी पीने की इच्छा होती है और सलाइवा न बनने के कारण खाने पीने में तकलीफ होने लगती है। तो ये कोविड का पहला ओरल सिम्टम है जो वैज्ञानिकों ने और डेंटल सर्जन्स ने पकड़ा था। इसके अलावा जैसे जैसे कोविड पिछले साल बढ़ता गया, ये देखा गया कि मुंह के अंदर बहुत सारे अल्सर्स हो रहे हैं, यानी छाले। पहले तो डॉक्टर्स को, हम लोगों को भी ये समझ में नहीं आया कि कोविड के चलते छालों के मरीज एकदम से बढ़ क्यों रहे हैं। बाद में जब दुनिया भर में स्टडीज हुई तो ये पता चला कि छाले कोविड का ही एक सिम्टम है। और कई बार कोविड के ऐसे मरीज जिन्हें और कोई भी सिम्टम नहीं होता है, छाले और मुंह सूखना, ये दो प्रॉब्लम्स के कारण डेंटल सर्जन के पास आते हैं। और अब हम लोग ये जान गए हैं कि ये कोविड के सिम्टम है और हम तुरंत ही उनकी टेस्ट कराते हैं। एक कोविड का सिम्टम और है जिसको कोविड टंग कहते हैं। इस पे हमारी जो जीभ या जबान है उस पे कुछ बहुत स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं और वो भी अब ऐसा उभर के आ रहा है कि वो कोविड का ही एक सिम्टम है। इसमें जबान के ऊपर सफेद रंग के पैचेस पड़ जाते हैं और ये काफी हद तक लोगों में पाया जा रहा है। ऐसा बताते हैं कि ये जो 3 सिम्टम्स हैं, मुंह का सूखना, ओरल अल्सर्स या छाले और कोविड टंग या जबान के जो चेंजेस हैं, ये तीनों में से कम एक सिम्टम 50% कोविड मरीजों में पाया जा रहा है। तो बेसिकली ये 3 कोविड के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा एक सिम्टम जो अभी बहुत नया, शायद 3 महीने से देखा जा रहा है, वो उसको कहते हैं चिलाइटिस। चिलाइटिस यानी कि मुंह के कोनों पे एक इन्फेक्शन या एक तरह के दरारें पड़ जाती हैं और मुंह को खोलने और बंद करने में काफी तकलीफ आती है, उसको चिलाइटिस कहते हैं। तो ये चिलाइटिस सिम्टम एक नया सिम्टम है जो इन 3 सिम्टम्स में जुड़ रहा है और ये भी कोविड के मरीजों में देखा जा रहा है। अच्छा अच्छा सर, ये तो हो गए सिम्टम्स। अब अगर जी कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो वो जी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकता है? जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंट चाहे कोविड पॉजिटिव हो या एक कोविड नेगेटिव सामान्य व्यक्ति भी हो, हम्म। जिसको आजकल किसी को भी कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, तो सभी को ओरल हाइजीन अपनी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखनी चाहिए। उसका कारण यह है कि कोविड सबसे पहले नाक और मुंह के ऊपर ही असर डालता है। तो अगर हम नाक बिल्कुल। और मुंह की हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो इस बात की ज्यादा चांसेस रहते हैं कि कोविड का इन्फेक्शन या तो अंदर पूरी तरह से न जा पाए, हाँ। क्योंकि जब जब हम हाइजीन अच्छे से मेंटेन करेंगे तो उस एरिया की जो इम्यूनिटी रहती है, लोकल इम्यूनिटी जो कहलाती है, वो स्ट्रांग रहती है। तो चाहे कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो जो कोविड पॉजिटिव नहीं है, दोनों को ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। अब ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे? जो सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है कम से कम दिन में 2 बार दांतों को ब्रश से साफ करना, एक अच्छी पेस्ट के द्वारा।
ब्रश और पेस्ट का कॉम्बिनेशन लेके और दांतों को साफ करना। ब्रश अगर आप डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाते रहते हैं और डेंटिस्ट ने आपको कोई ब्रश या पेस्ट बताया हुआ है, तब तो आप उसी को यूज करिए। नहीं तो बाजार में मिलने वाले जो अच्छे क्वालिटी के ब्रश और पेस्ट हैं, उनको आप उनका उपयोग करिए। एडवर्टीजमेंट्स पे या कोई कुछ क्लेम कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उस पर कम ध्यान दें। आपको जो ब्रश और पेस्ट अच्छा लग रहा है, जो अच्छे क्वालिटी का लग रहा है, आप उसका उपयोग करिए। ब्रशिंग कम से कम 2 बार करनी है, एक बार सुबह और एक बार रात में सोने से एकदम पहले। सोने से पहले जब आप ब्रशिंग करते हैं, तो उसके बाद पानी के अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं है, ये ध्यान रखना है। ब्रशिंग का समय कितना होना चाहिए? ब्रशिंग कम से कम 2 मिनट करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट। 2.5 मिनट के बाद ये देखा गया है कि ब्रशिंग बहुत देर तक आप करते भी रहें तो सफाई में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और 2 मिनट से कम समय में अगर आप ब्रशिंग करते हैं तो उतनी अच्छी सफाई नहीं हो पाएगी। तो एवरेज 2 मिनट की आप ब्रशिंग करें, पेस्ट का उपयोग करें। ब्रशिंग की टेक्निक अगर आपने नहीं सीखी है तो नेट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं जो ब्रशिंग की टेक्निक बताते हैं। नहीं तो जब भी आप अगले बार अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, ब्रशिंग की टेक्निक ही टेक्निक सीखें और आप ब्रशिंग करते रहिए। दूसरे नंबर पे आता है फ्लॉसिंग। फ्लॉस एक धागा होता है, चपटा धागा होता है। इसको दांतों के बीच में हम डाल के और दांतों के बीच के हिस्से की सफाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आजकल हम बहुत सारा खाना पीना जो है ये बाहर से मंगवा के खाते हैं। चॉकलेट्स, टॉफीज, कन्फेक्शनरीज, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे डाइट में आ गई है। ये जो चीजें हैं ये दांतों पे चिपकती हैं और चिपकने के साथ साथ दांतों के बीच की जो जगह है वहां पे चली जाती हैं। और ब्रश के जो ब्रिसल्स रहते हैं, जो बाल रहते हैं ब्रश के, वो दांतों के बीच में नहीं जा पाते हैं। इसीलिए फ्लॉस की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो फ्लॉस से आप दांतों के बीच की सफाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि फ्लॉसिंग दिन में एक बार कम से कम करिए और खासकर रात के वक्त अगर आप करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। फ्लॉसिंग की आप हैबिट डाल सकते हैं। बहुत तरह के फ्लॉस आते हैं, फ्लॉस होल्डर्स आते हैं। तो वो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाएं तो इसकी आप जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो आप नेट के ऊपर भी सर्च करके इसको देख सकते हैं। तो ये सेकंड चीज है, ब्रशिंग के बाद फ्लॉसिंग। तीसरी चीज है ओरल रिंस, यानी कि कुल्ला करने की दवाई। खासकर कोरोना के समय ओरल रिंस तो रेगुलर करने ही चाहिए, क्योंकि अगर हम मुंह की बात करें तो ब्रशिंग फ्लॉसिंग के अलावा अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है या हल्का फुल्का कोई तकलीफ है तो ये ओरल रिंस से खत्म हो सकता है। ओरल रिंस हम कौन से करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कोरोना के समय हम ऑक्सीडाइजिंग ओरल रिंस, ये एक ओरल रिंस का टाइप है, उसको हम ज्यादा एडवोकेट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग ओरल रिंस। इसमें खासकर बीटाडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये 2 ओरल रिंस आते हैं। इसके अलावा और भी ओरल रिंस हैं, जैसे क्लोरहेक्सिडिन बेस्ड ओरल रिंस हैं, कुछ आयुर्वेदिक ओरल रिंस हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पर ये ओरल रिंस की हैबिट आपको डालनी चाहिए। और जो अंत में चौथी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, वो है आपका खाना। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जो चिपचिपा है, मीठा है, दांतों के ऊपर चिपक के सड़ सकता है और उसके कारण आपको दांतों की तकलीफ हो सकती है, तो ऐसे खाने को आपको जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए या कम खाना चाहिए। और इसकी जगह रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ये खाने के अंदर लाना चाहिए। कई सारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे सेब है, एप्पल या कैरेट है, गाजर, ये डिटर्जेंट फूड्स कहलाते हैं। डिटर्जेंट फूड्स यानी इनको खाने से दांतों के ऊपर जमा हुआ जो पतला एक प्लाक रहता है वो निकल जाता है। तो इसीलिए रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने खाने के अंदर लाना चाहिए। तो बेसिक 4 चीजें हैं, एक तो ब्रशिंग, फिर दूसरी फ्लॉसिंग, तीसरी ओरल रिंस और चौथा रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डाइट। इनके साथ में आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। ओके सर। सर, अब अगर किसी की ओरल हाइजीन थोड़ी पुअर है तो उससे क्या कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जी हाँ, शुरुआत में जब कोविड चालू हुआ पिछले साल मार्च में, अप्रैल में, तो इस बात का किसी को पता नहीं था कि ओरल हाइजीन या ओरल इन्फेक्शन, मुंह के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है
उसका कोविड के ऊपर कुछ असर होता है या नहीं होता है। पर धीरे धीरे जैसे स्टडीज होती गई, डॉक्टर्स नई नई चीजें खोज करते रहे, अब ये पता चला है कि अगर ओरल हाइजीन आपकी बहुत अच्छी नहीं है या आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शंस हैं, तो उस मामले में आपका वो जो इन्फेक्शन या ओरल हाइजीन की जो कमी है, उसमें जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं, वो आपके लंग्स के अंदर जा सकते हैं। और जो लंग्स कोविड के द्वारा ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, कोरोना वायरस के द्वारा, और जो लंग्स कमजोर हो चुके हैं, उन लंग्स में जब ये बैक्टीरिया जाते हैं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन, यानी कि कोरोना वायरस के ऊपर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जहां की मुंह के अंदर का जो वायरल फ्लोरा है वो नॉर्मल ना होके पैथोजेनिक हो गया, यानी कि वो बीमारी युक्त फ्लोरा हो गया है, और वो कोविड के दौरान वो लंग्स तक पहुंचा और वहां पे जाके उसने सेकेंडरी इन्फेक्शन पैदा किया है। इसीलिए जरूरी है कि अगर आपके मुंह के अंदर कोई प्राइमरी इन्फेक्शन है, यानी कि मुंह के अंदर कहीं कोई इन्फेक्शन पैदा हुआ है, तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज कर लिया जाए। और दूसरी चीज ये कि आपको ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना जरूरी है। ये दोनों चीजें इस बात के लिए जरूरी है कि कोविड के कॉम्प्लिकेशंस आपके कम से कम रहे, कम से कम। सर, आप किसी को कोविड हुआ था, तो जी कोविड जी होने के बाद टूथब्रश को रिप्लेस करना चाहिए या डिसइंफेक्ट करना चाहिए? जी हाँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन जनरल भी और कोविड के जी। हिसाब से भी। जी सर। आ, ये एक सामान्य सी बात है कि एक दूसरे का टूथब्रश उपयोग नहीं करना चाहिए। ये एक सामान्य सी बात है, पर कुछ केसेस देखे गए हैं, मेरे पास भी आए हैं, जहां पे कि ये बात न मानते हुए दो लोग एक ही टूथब्रश का उपयोग करते हैं, और ये एक बहुत ही गलत चीज है। इन जनरल नॉर्मल केसेस में भी एक टूथब्रश का उपयोग करना पूरी तरह से वर्जित है, मना है। एक टूथब्रश एक ही व्यक्ति के लिए रहता है। पर नॉर्मल केसेस में अगर आप एक टूथब्रश दो लोग उपयोग कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे व्यक्ति के अंदर जा सकता है। कोविड के समय में आ, कुछ इस तरह के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जब दो लोगों ने एक ही टूथब्रश उपयोग किया है और एक व्यक्ति का कोविड दूसरे व्यक्ति में पहुंच गया है। तो पहली बात तो यह है कि आप अपना टूथब्रश बिल्कुल अलग रखें। वो टूथब्रश आप किसी के साथ भी शेयर मत करिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ टूथब्रश ही नहीं, अगर आप फ्लॉस यूज कर रहे हैं तो फ्लॉस, अगर आप वाटर पिक, एक सफाई करने की डिवाइस आती है वाटर पिक नाम से, अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो वाटर पिक की टिप्स जो रहती हैं वो भी आपको अलग अलग ही यूज करनी है। अगर आपको कोविड हुआ है और आप उस समय जो टूथब्रश यूज कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा है कि कोविड खत्म होने के बाद आप उस टूथब्रश को बदल दीजिए या चेंज कर दीजिए। टूथब्रश को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, पर उतना गहरा डिसइंफेक्शन जैसा हमें चाहिए है टूथब्रश के लिए, वो घर में यूजुअली होना पॉसिबल नहीं रहता है। हम उसको साबुन से धो सकते हैं, कुछ देर धूप में रख सकते हैं, सुखा सकते हैं, पर इसके बावजूद देखा गया है कि उसके अंदर कोविड के जो वायरस है वो फिर भी रह सकता है। तो ज्यादा अच्छा यह है कि आप उस टूथब्रश को डिस्कार्ड कर दें और उसकी जगह आप एक नया टूथब्रश, कोविड का इन्फेक्शन खत्म होने के बाद जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, उसके बाद आप एक नया टूथब्रश ही यूज करें। वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन। सर, मास्क माउथ क्या है? जी हाँ। मास्क माउथ एक बहुत ही पिक्यूलियर पर्टिकुलर बीमारी है जो अभी कोरोना वायरस का जो ये इन्फेक्शन है, कोविड-19 है, उसके समय ही अस्तित्व में आई है। इसके पहले मास्क माउथ के बारे में बहुत कम बात होती थी, और आजकल मास्क माउथ के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा हिस्ट्री देता हूँ। हम लोग आजकल जो मास्क यूज कर रहे हैं उसमें कपड़े के मास्क हैं, फिर सर्जिकल मास्क है, फिर N95 या उसके ऊपर के मास्क है। इस तरह से अलग अलग मास्क हम यूज कर रहे हैं। मास्क का क्या उपयोग है? मास्क छन्नी का काम करते हैं। वो जो व्यक्ति मास्क लगाया हुआ है, जब वो व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बोलता है, तो उसके नाक और मुंह से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, मास्क उसको रोक लेते हैं। और बाहर के जो पार्टिकल्स हैं जो हवा में तैर रहे हैं, वो पार्टिकल्स
किसी के अंदर ना घुसे, मास्क उसको भी रोक लेते हैं, तो बीच में एक छन्नी का काम कर रहे हैं। मास्क जो है खासकर N95 मास्क या उससे ऊपर के मास्क, वो 0.1 से 0.3 माइक्रोन के पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेते हैं। ये मास्क को कैप्चर करने की यूजुअल एक साइज है। जो कपड़े के मास्क हैं या इस तरह के मास्क जो हम बना के पहन रहे हैं, वो इतने छोटे पार्टिकल्स को उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते हैं, ये पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं। इसीलिए यूजुअली कहते हैं कम से कम सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए जो 80% ये पार्टिकल्स कैप्चर करता है। N95 मास्क 95% और उसके ऊपर के मास्क लगभग 100% ये पार्टिकल्स कैप्चर कर लेते हैं। अब वायरस की साइज, एवरेज साइज कोरोना वायरस की 0.125 माइक्रोन है। यानी कि अगर N95 मास्क भी है तो सिंगल वायरस को वो कभी रोकेगा और कभी नहीं रोकेगा। तो 0.125 माइक्रॉन्स वायरस की साइज रहती है। N100 मास्क जो रहता है वो भी, उसमें से भी सिंगल वायरस पास हो सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के लिए वो उतने खतरनाक नहीं है, जब तक वायरल लोड बड़ा नहीं होता है तो 1, 2, 4, 10 वायरस चले भी जाए तो इतना कोई खतरा नहीं है उनके लिए। पर ये बात मैं बता रहा हूँ। अब जब हम लोग मास्क पहनते हैं, खासकर डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या पुलिस वाले भी हैं और कोई जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि मास्क की फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मास्क और आपके चेहरे के बीच में से कहीं से भी हवा पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मास्क का कोई उपयोग ही नहीं है। और बहुत अच्छी फिटिंग होने के साथ साथ मास्क इस तरह पहनना चाहिए कि कहीं से भी उसमें कोई गैप ना रह जाए। तो N95 मास्क जो हैं वो खास इसके लिए ही बने हुए हैं कि उनकी फिटिंग ऐसी है कि उन मास्क के अंदर से कहीं कोई गैप नहीं रह जाता है, वो बिल्कुल बिना गैप के चेहरे के ऊपर फिट हो जाता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो लोग N95 या उसके ऊपर का मास्क पहन रहे हैं, उनको चेहरे पे दाढ़ी आदि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे मास्क की फिटिंग खराब हो जाती है। तो N95 मास्क हम लोग जब पहनते हैं, खासकर जो डॉक्टर्स पहन रहे हैं और भी जनता भी पहन रही है, और उसको लंबे समय तक के लिए पहनते हैं, तो ऐसी एक चीज डेवलप हो जाती है कि मास्क के अंदर की हवा अंदर रह जाती है और बाहर की हवा बाहर रह जाती है। डॉक्टर्स के लिए ये थोड़ी और मुश्किल वाली बात है, क्योंकि हम लोग 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक ये मास्क पहन रहे हैं। जैसे मैं खुद N100 मास्क पहनता हूँ और 4 से 5 घंटे तक पहनते हैं। उस दौरान आपके मास्क के अंदर की हवा अंदर है और बाहर की हवा बाहर है। तो जो हमारे मुंह के अंदर एक जनरल वेटनेस रहती है, गीलापन रहता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और मास्क पहने हैं जब हम, तो हम ना पानी पी सकते हैं, ना मास्क को उतार सकते हैं उस दौरान। तो इन चीजों के कारण एक मास्क के अंदर जो व्यक्ति लंबे समय तक मास्क पहना है, उसके अंदर एक चेंज देखने को मिलता है, जिसको कि हम अपन कहते हैं मास्क माउथ। यानी कि माउथ अंदर से सूख जाता है, उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, बात करने में या और किसी काम करने में थोड़ी सी तकलीफ रहती है, तो इसको हम मास्क माउथ कहते हैं। अब इसको पूरी तरह से खत्म करना या टालना अब पॉसिबल नहीं है इस समय। कोशिशें करनी चाहिए कि अगर हो सके तो बीच में 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद मास्क को निकाल के और आप थोड़ा सा पानी पी ले, मुंह को गीला कर ले, फिर वापस मास्क पहन ले। पर अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मास्क माउथ के साथ ही हमको अभी रहना है। पिक्यूलियर कंडीशन है जो कि अभी कोविड-19 के समय ही देखी गई है, और खासकर डॉक्टर्स में और ऐसे लोगों में, ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स में जो लंबे समय तक मास्क पहनते हैं, जो उतार नहीं सकते, उनमें ये कंडीशन देखी जाती और काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए इस क्वेश्चन के है। जी बाद। जी 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 अब मतलब कोविड इतना फैल रहा है तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी क्या कोविड में डेंटिस्ट के पास जाना सेफ रहेगा? जी। इस क्वेश्चन का सीधा सा उत्तर यह है कि अगर आपको डेंटिस्ट के पास जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो आप डेंटिस्ट के पास मत जाइए, आप घर से भी मत निकलिए। हम्म। इस समय हम लोग पेशेंट्स को हमारे क्लिनिक में आने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले पेशेंट को क्या तकलीफ है ये जान लिया जाए। ज्यादातर केसेस में तकलीफ इतनी छोटी रहती है कि फोन के ऊपर या टेली कंसल्टेशन करके, वीडियो के ऊपर हम पेशेंट्स को दवाई बता सकते हैं या कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे कि वो तकलीफ अभी कुछ दिनों के लिए दब जाए
और बाद में जब स्थितियां सुधरेंगी तब उसका इलाज हो जाए। ये सबसे अच्छी बात है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप डेंटिस्ट के क्लिनिक में बिल्कुल मत जाइए। पर अगर कोई ऐसी तकलीफ है जो अगर आपके मुंह के अंदर बनी रहती है, तो कोई बड़ा रूप या विकराल रूप ले सकती है। जैसे कोई इन्फेक्शन है, कोई सीवियर पेन है, या ब्लीडिंग हो रही है, या कोई ट्रॉमा है, कहीं चोट लग गई है, जिसको कि दिखाना जरूरी है, तो डेफिनेटली आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। आप ऐसी क्लिनिक्स जो कोविड का पूरा ध्यान रख रही हैं, वहां पे आप सेफली जा सकते हैं। वहां जाके आप अपना ट्रीटमेंट, जो भी बेसिक ट्रीटमेंट है वो आप करवा सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पे जाके और ट्रीटमेंट करवा सकते ओके सर। सर, तो अभी इस सिचुएशन में कोविड को प्रिवेंट करने के लिए डेंटिस्ट क्या कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? हैं। जी जैसे बाकी डॉक्टर्स थे, बाकी साइंटिस्ट थे, डेंटिस्ट के लिए भी कोरोना वायरस का ये इन्फेक्शन एकदम नया इन्फेक्शन था, और एकदम से चालू हुआ, पैदा हुआ इन्फेक्शन था। जब ये इन्फेक्शन पिछले साल मार्च में चालू हुआ, तो लगभग सारी डेंटल क्लिनिक्स ही इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं थी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। उनसे लड़ने का तरीका बहुत ही स्पेसिफिक रहता है। तो बहुत सारी क्लिनिक्स ऐसी थी जो इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सक्षम नहीं थी। तो मार्च के आखिर में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड डेंटिस्ट ने अलग अलग ग्रुप्स बना के एक क्लिनिक्स के लिए प्रोटोकॉल बनाया। प्रोटोकॉल का मतलब है कि हमें इन जनरल क्लिनिक्स में क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी अपने क्लिनिक्स में, जिससे कि हम भी सेफ रहें और हमारे यहाँ आने वाला पेशेंट भी सेफ रहे, और हमारा जो पूरा स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं हमारे, वो भी सेफ रहे। तो इस प्रोटोकॉल के बनाने के दौरान ये पता चला, ये पाया गया, मैं भी 2 या 3 टीम्स का सदस्य था उसमें, कि सबसे पहले सैनिटाइजेशन, यानी कि जो हमारे क्लिनिक के अंदर का और आसपास का सारा जगह है, उसको हम सैनिटाइज करें, साफ करें। वायरस को खत्म करना बहुत मुश्किल रहता है। वायरस शरीर के बाहर पार्टिकुलेट रहता है, यानी कि पार्टिकल जैसा, धूल का जैसा कण रहता है, वैसे ही वायरस रहता है। वो जीवित नहीं रहता है। जब शरीर के अंदर वो पहुंच जाता है, तब किसी कोशिका के अंदर जाके, सेल के अंदर जाके, फिर वो रिप्रोड्यूस करना चालू करता है। तो इसीलिए वायरस के लिए सैनिटाइजेशन बहुत मुश्किल रहता है। नए तरह के केमिकल्स हमें यूज करने पड़े। अल्ट्रावायलेट लाइट का ज्यादा उपयोग करना पड़ा। पहले हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट्स क्लिनिक्स में यूजुअली उपयोग नहीं करते थे। एक प्रोसेस रहती है फॉगिंग की, जहाँ केमिकल को गर्म करके और उसको वेपराइज करके और चारों तरफ उड़ाया जाता है। फॉगिंग हमें चालू करनी पड़ी। ये क्लिनिक्स का पहला पार्ट था कि ये सब चीजें हमें करनी पड़ी। इसके बाद जो हमारे स्टाफ मेंबर्स थे, उनको ट्रेन किया गया कि हम वायरस का इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। पहले वायरस का इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है, और हम उनसे कैसे बच सकते हैं, इसकी एक ट्रेनिंग दी गई। फिर पीपीई किट्स, उस समय इंडिया में पीपीई किट्स की भारी कमी थी। अब तो पीपीई किट्स अवेलेबल हैं। पीपीई किट्स अच्छे तरीके की भी आ गई हैं। एक पीपीई किट जैसे मैं भी पहना हुआ हूँ अभी इस समय। तो पीपीई किट्स का उपयोग हम लोगों ने चालू किया, जो हमारे शरीर को ऊपर से नीचे तक प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद यहाँ पे फेस के ऊपर एक फेस मास्क पहनते हैं और एक N100 मास्क पहनते हैं, अभी जो नई मैंने पहना है। ये 2 चीजों का और उपयोग किया जाता है। फिर जो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, उनका उनकी सफाई और अच्छे से किस प्रकार हो, वो ऑटोक्लेव्स ऐड किए गए क्लिनिक के अंदर। फिर डेंटल क्लिनिक्स में खास एक प्रोसीजर रहता है, जिसमें हम एक डेंटल टरबाइन रहती है, उससे दांतों की सफाई करते हैं। उस टरबाइन को एरोटर कहते हैं, और उसमें से एयर निकलती है और वाटर निकलता है। पानी और हवा का एक फुहारा निकलता है, वो मुंह के अंदर जाता है और वहां पे ठंडक पैदा करता है। तो जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि ये ड्रॉपलेट से फैलता है, तो डेंटल क्लिनिक्स में वो ड्रॉपलेट्स का पैदा होना लाखों की तादाद में होता है, रेगुलरली शुरू से होता आया है। तो उन ड्रॉपलेट्स को रोकने के उपाय किए गए। ऐसी चीजें हम लोगों ने बनाई, ऐसे टेक्निक्स इजाद किए जहां पे कि ये एयर टरबाइन या एरोटर की जरूरत ना पड़े, और जहां उसकी जरूरत पड़ ही रही है,
वहां पे अब एक नई मशीन आई है जिसको एक्स्ट्रा ओरल सक्शन कहते हैं, वो हम लोगों ने अपनी क्लिनिक में लगाई, मेरे क्लिनिक में भी लगी है, जो ये ड्रॉपलेट्स हैं इसको खींच लेता है वो, और उनको वहीं पे नष्ट कर देता है। तो ये चीजें हमने की। फिर हम लोगों ने ये प्रोटोकॉल्स बनाए कि जो पेशेंट आता है वो सिर्फ अकेला पेशेंट आए, उसके साथ कोई और लोग। पहले ऐसा होता था कि एक पेशेंट के साथ 5 लोग भी आ जाते थे, 6 लोग भी आ जाते थे। अब पेशेंट के साथ कोई नहीं आएगा, वो कार में बैठे रहेंगे या बाहर वेट करेंगे, अकेले पेशेंट आएंगे, उनकी पूरी हिस्ट्री कोविड के हिसाब से ली जाती है। और ये सारी चीजें करके ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डेंटल क्लिनिक से कोविड का इन्फेक्शन बहुत ही कम या नहीं के बराबर फैला है। तो कोविड के इन्फेक्शंस कई जगहों से फैले हैं, पर डेंटल क्लिनिक से इनके फैलने का नंबर बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये बात अच्छी बात है, हम लोगों ने जो प्रयास किए वो ऐसा लगता है कि कुछ हद तक सफल हुए हैं, और हम लोग अपने क्लिनिक्स को बचाने में भी सफल हो पाए। थैंक यू सर, काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू था। आई एम श्योर जो भी सुनेगा उसको जो ओरल हाइजीन से रिलेटेड डेली में डाउट्स आते हैं वो क्लियर होंगे। जी, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग टू कोविड टॉक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।